हेलो बच्चों, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। ये चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्लास 10th। तो 41st क्वेश्चन है इसका, रियो डी जेनेरियो समिट टुक प्लेस इन। रियो डी जेनेरियो समिट था, वो कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। ये हुआ था हमारा 1992 जून में हुआ था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर रियो डी जेनेरियो समिट टुक प्लेस। कहाँ पर हुआ था रियो डी जेनेरियो समिट? ये हुआ था हमारा ब्राज़ील में हुआ था ये आपको याद रखना है। रियो डी जेनेरियो समिट वॉज अबाउट। अब क्वेश्चन है, ये रियो डी जेनेरियो समिट है वो क्यों हुआ था? व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ रियो डी जेनेरियो समिट? क्या था उसका एजेंडा? चार ऑप्शन है, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये था इसका एजेंडा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है रियो डी जेनेरियो समिट किया गया था। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम के लिए नहीं किया गया था, डिफेंस के लिए नहीं किया गया था। ये फर्स्ट वाला इज द राइट आंसर। एजेंडा 21 की बात करते हैं। एजेंडा 21 वॉज अबाउट अचीविंग डैश इन 21st सेंचुरी। क्या ये लाना चाहते थे? एजेंडा 21 जो हुआ था, इसका एम क्या था? क्या इसका एम इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, पॉलिटिकल था, सस्टेनेबल था, कि डेवलपमेंट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी? इसका जो एजेंडा 21 का एम था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था वो इसका एम था। नेक्स्ट है, UNCED स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सो थर्ड इज द राइट आंसर, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। So this is your full form of UNCED. Major agenda of agenda 21 is वो तो मुझे एजेंडा 21 का मेन एजेंडा क्या था, मेन एम क्या था? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, अर्थ समिट, एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये वैसे तो ये दिस एजेंडा वॉज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये लोकल गवर्नमेंट को चाहती थी कि लोकल गवर्नमेंट जो है हर कंट्री अपना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो डी इज़ द राइट आंसर। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर और टाइप ऑफ पीपल इन राइट नंबर। तो राइट टाइप ऑफ पीपल इन राइट नंबर, ये देखो, अगर आपको कहीं पर राइट टाइप ऑफ पीपल राइट नंबर में सप्लाई करने हैं तो उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है हमें जो फ्यूचर डिमांड क्या होगी लोगों की और राइट टाइप ऑफ पीपल कहाँ भेजे जाएंगे, कौन से पीपल कहाँ भेजे जाने चाहिए, ठीक है, तो वो होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाउ द 48th क्वेश्चन, विच स्टेट या स्टेट्स आर रिच इन कोल एंड मिनरल डिपॉजिट्स? तमिलनाडु एंड केरला, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड MP, हरियाणा और पंजाब। झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड MP इज़ द राइट आंसर। तो C इज़ द राइट आंसर। तो ये स्टेट्स में कोल और मिनरल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हैं, तो यहीं से हम माइनिंग करते हैं इसकी। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ रिच कल्चरल हेरिटेज? बहुत ज़्यादा अच्छा है किस स्टेट में इंडिया के। एंड लैक्स वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाइटल मिनरल्स। और ये चीज़ अच्छी नहीं है, वाटर नहीं अच्छा, उसमें वाटर नहीं है हमारे पास, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और मिनरल्स भी वहाँ पर अच्छे नहीं मिलते। तो लद्दाख इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। कोल्ड डेजर्ट भी लद्दाख है। इंडिया में कोल्ड डेजर्ट हम लद्दाख को कहते हैं, जहाँ पर वेजिटेशन नहीं है लेकिन बहुत ठंड पड़ती है। अरेंज द स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग का सबसे, अगर आपने रिसोर्स को यूज़ करना है तो उसको प्लान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे रिसोर्स को, उसके बाद उसका सर्वे करेंगे, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी का एस्टीमेट लगाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है इसका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, सब कुछ पहले कर लेंगे। फिर प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोव्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल स्किल इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान। फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स की, टेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे ताकि हम उसको डेवलप कर सकें रिसोर्स को। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होता है।
फिर उसको करेंगे मैचिंग द रिसोर्स प्लानिंग विद ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट। उसके बाद जो रिसोर्स हमने प्लानिंग की है तो वो किस तरह से नेशन की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। तो 3, 1, 2 इज द राइट आंसर। ये जो है पहले सेकंड आएगा स्टेप, फिर आएगा आपका थर्ड और फिर आएगा आपका फर्स्ट। सो बी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द मेन अट्रैक्शन फॉर फॉरेन इन्वेडर्स इन इंडिया। जब ये हमारे पास ब्रिटिशर्स ने राज किया था तो उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया था? गोल्ड ने, रिच रिसोर्सेज ने, टूरिस्ट अट्रैक्शन ने, कि नन ऑफ दीज। रिच रिसोर्सेज जो थे हमारे देश में बहुत ज़्यादा रिच रिसोर्सेज हैं, तो इसी को फॉरेन इन्वेडर्स ने फॉरेन इन्वेडर्स को अट्रैक्ट किया था। 53rd क्वेश्चन, विच में लीड टू सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हमारे देश में सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्यों आती हैं? क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी को बहुत एक्सप्लॉयट करते हैं। ग्रीडी नेचर ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि हम बहुत लालची हैं। इरेशनल कंजम्पशन और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को बिना हिसाब किताब के इरेशनली यूज़ कर रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कि ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। हु एडवोकेटेड रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन 1968। किसने रिसोर्स कंजर्वेशन को एडवोकेट किया था 1968 में? क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहले बोला था कि हमें रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए 1968 में। हु रिप्रेजेंटेड गांधीयन फिलॉसफी इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो गांधीयन फिलॉसफी थी वो किसने रिप्रेजेंट करी थी अपनी बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल में? तो उनका नाम है शूमेकर ने करी थी। व्हेन बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल वाज रिटन, तो 1974 में ये बुक लिखी गई थी, स्मॉल इज ब्यूटिफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय। तो पूरे ग्लोबल लेवल पर, पूरे वर्ल्ड के लेवल पर किसने कंट्रीब्यूशन किया था? रिसोर्स कंजर्वेशन की बात किसने रखी थी? तो है ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। ये आपको याद रखना है, क्योंकि उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन कि ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट किस साल में दी गई थी? तो वो 1987 में गई थी। तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। अब ये जो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट है जो 1987 में इंट्रोड्यूस हुई थी, वो द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द बुक, कौन सी बुक में उन्होंने ये इसके बारे में लिखा था? तो किस बुक में लिखा था? ओवर कॉमन फ्यूचर के बारे में लिखा था। तो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द बुक आर कॉमन फ्यूचर। तो ये आर कॉमन फ्यूचर इज द बुक जिसमें ये रिपोर्ट दी गई थी। विच नेचुरल रिसोर्स सपोर्ट्स वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन बींग। इन सबको सपोर्ट करती है लैंड, तो लैंड इज द नेचुरल रिसोर्स। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ लैंड इन प्लेन इन आर कंट्री, हमारे कंट्री में कितना पोर्शन जो है 100 में से लैंड है? तो वो है हमारा 43%। हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज माउंटेन, माउंटेन का कितना सरफेस एरिया है? 30% जो है हमारा वो माउंटेन है। और कितना प्लेट्यू है? तो 27% हमारा प्लेट्यू है। सबसे कम प्लेट्यू है, फिर उससे ज़्यादा माउंटेन है और सबसे ज़्यादा लैंड एरिया है हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया में। Which relief feature allow perennial flow of river and provide facility for tourism and ecological aspects। तो कौन सा रिलीफ फीचर है इन तीनों में से, अबव तीनों में से, जो हमारे को जिसमें रिवर फ्लो होती हैं और टूरिज्म के लिए भी अच्छा है, और वो है माउंटेन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर, लैंड रिसोर्सेज किसके लिए यूज होते हैं? फॉरेस्ट के लिए। और बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज, ग्रेजिंग, पास्चर लैंड, सबके लिए यूज होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। करंट फैलो लैंड, तो करंट फैलो लैंड कौन सी होती है? जिसमें हमने अभी तक कल्टीवेशन नहीं करी है 1 और लेस देन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल से हमने उसको छोड़ रखा है। फैलो लैंड मतलब उस पर कुछ एग्रीकल्चर नहीं हुआ है 1 साल या 1 साल से कम। एरिया सोन मोर देन वंस, एक बारी जिस पे आपने फसल उगाई हो, एक बारी से ज़्यादा बारी। और नेट सोन एरिया, दोनों को मिला के हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हम इसको बोलते हैं, टोटल को मिला के, जिसको हमने 2 बारी कल्टीवेट किया हो, प्लस नेट सोन एरिया जो भी हमारी कंट्री का है, तो दैट इज नोन एज ग्रॉस सोन एरिया।
द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय, आपकी लैंड कितनी यूज़फुल है वो कौन बताएगा? टोपोग्राफी, मतलब टोपोग्राफी का मतलब उसके रिलीफ फीचर्स बताएंगे कि वो माउंटेन है, लैंड है कि प्लेट्यू रीजन है। उसका क्लाइमेट बताएगा, बिल्कुल बताएगा, टोपोग्राफी भी बताएगी, क्लाइमेट भी बताएगा। सॉइल का टाइप कैसा है, कैसे किस टाइप का हम इस पर उगा सकते हैं, फर्टाइल है सॉइल की नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी, कल्चर, सब कुछ हमें बताएगा। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज, इंडिया का टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई लैंड यूज डाटा इज अनअवेलेबल फॉर 93%, इज अवेलेबल फॉर 93%। उसने बोला है कि लैंड यूज जो डाटा है वो सिर्फ 93% ऑफ द लैंड के लिए हमारे देश में क्यों अवेलेबल है, बाकी 7% के लिए अवेलेबल क्यों नहीं है? तो उसका रीज़न उन्होंने ढूंढना है हमने। लैंड यूज रिपोर्टिंग इज़ नॉट डन फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की लैंड रिपोर्टिंग अभी तक नहीं हुई है, असम की हुई है बस, बाकियों की नहीं हुई है। क्या ये रीज़न है? या सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ ऑक्यूपाइड बाय पाक एंड चाइना, क्या इसलिए क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ जम्मू और कश्मीर का और पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है और कुछ चाइना ने हथियाया हुआ है? तो बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। तो कुछ रिपोर्टिंग भी नहीं हुई है कि बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की पूरी लैंड यूज़ की, और जम्मू और कश्मीर भी उन्होंने हथियाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई परमानेंट पास्चर है डिक्रीज, जो परमानेंट पास्चर होता है जहाँ पर हम गाय भैंसे चराने जाते हैं उसको वो डिक्रीज क्यों हो गया है? क्योंकि करंट फैलो लैंड इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ हाई, दोनों ही रीज़न है। फैलो लैंड जो है जो छोड़ी गई है वो एक पुअर क्वालिटी की है, तो और दूसरा है उसकी में कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू NFA, आपको NFA की फुल फॉर्म भी याद करनी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। व्हाट % ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया शुड बी फॉरेस्ट एरिया, कितना एरिया जो है वो हमारा फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए? ठीक है, अकॉर्डिंग टू NFA भी आपको पता होना चाहिए कि NFA जो है कितना है? तो वो है हमारा 33%। विच वेस्ट लैंड इंक्लूड्स, वेस्ट लैंड जो है वो क्या क्या होता है उसके अंदर? रॉकी लैंड होता है, एरिड लैंड होता है, डेजर्ट लैंड। वेस्ट लैंड में आपको क्या क्या डाला गया है? रॉकी लैंड, एरिड लैंड, डेजर्ट लैंड। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। लैंड डिग्रेडेशन इज, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है कि हम लैंड को बार बार यूज़ करते जा रहे हैं लेकिन हम उसको कंजर्व करने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए कोई मेजर्स नहीं ले रहे हैं। तो ये रीज़न हो सकता है। लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 1 ईयर, कि हमने लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया 1 साल से ज़्यादा के लिए। लैंड कल्टिवेटेड मोर देन 1 ईयर ऑफ टाइम, तो ये जो है ये नहीं है राइट आंसर। तो ये है कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड। लैंड कंजर्वेशन कब होती है? जब हम एक लैंड को बार बार यूज़ करते रहते हैं। लैंड ख़राब क्यों होती है? जब हम एक चीज़ को बार बार यूज़ करते रहते हैं लेकिन उसको सही करने के लिए कोई मेजर्स नहीं लेते हैं। सो 1 इज़ द राइट आंसर। फैक्टर्स लीड टू लैंड डिग्रेडेशन, लैंड को ख़राब करने के, लैंड को ख़त्म करने के, डिग्रेड करने के क्या रीज़न हो सकते हैं? डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, ओवर ग्रेजिंग, हम बहुत ज़्यादा गाय भैंसों को एक जगह से चरवा रहे हैं, माइनिंग भी हो सकती है, और क्वायरिंग भी हो सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड, छत्तीसगढ़, MP? आपको हमने पीछे पढ़ा था कोल और मिनरल्स की माइनिंग होती है, तो माइनिंग जो है वो लैंड को यहाँ पर क्या करती है? डिग्रेड करती है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और MP यहाँ पर माइनिंग होती है और माइनिंग ही लैंड को क्या करती है? डिग्रेड करती है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात, राजस्थान, MP एक्सेट्रा? तो ये जो डेजर्ट एरिया है यहाँ पर माइनिंग नहीं होती, माइनिंग हमने पीछे पढ़ लिया कहाँ कहाँ होती है इंडिया में। ओवर इरीगेशन, पानी कम होती है तो ओवर इरीगेशन भी नहीं हो सकती। ओवर ग्रेजिंग इज़ द राइट आंसर।
तो ओवर ग्रेजिंग के कारण जब हम पशुओं को ज़्यादा चरवाते हैं एक ही जगह से, तो उसके कारण लैंड डिग्रेड हो रखी है यहाँ पर। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ऑफ इन हरियाणा? हरियाणा में ओवर इरिगेशन है। हरियाणा और पंजाब में लैंड खराब होने का कारण है ओवर इरिगेशन, पानी ज़्यादा दे देना खेतों को। द रीज़न ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो माइनिंग, यस माइनिंग से लैंड खराब होती है, ओवर इरिगेशन से खराब होती है, ओवर ग्रेजिंग से खराब होती है, और ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, इससे भी लैंड खराब होती है, और कैल्साइट सोप, इस इंडस्ट्रीज़ के लिए, इन सब इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लैंड ख़राब होती है। जब इसकी ग्राइंडिंग होती है तो एक लेयर जम जाती है जिसके कारण पानी अंदर नहीं जा पाता ग्राउंड के, तो इसके कारण भी लैंड जो है वो ख़राब होती है। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग इंक्रीजेज। जो वाटर कहीं पर इकट्ठा हो जाता है काफ़ी टाइम के लिए, तो वो क्या चीज़ इंक्रीज़ करता है? सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की सैलिनिटी और एल्कलिनिटी इंक्रीज़ कर देता है। सॉल्टी नेचर और बेसिक नेचर इंक्रीज़ कर देता है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड इज़ डन बाय, मतलब लैंड को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एफॉरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने पड़ेंगे, बिल्कुल। मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, मतलब ग्रेजिंग एक जगह से ही बार बार ना होती रहे, उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। स्टेबलाइजेशन ऑफ सन ड्यून्स, सन ड्यून्स जो मतलब आंधियों के तूफान आते हैं उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज की प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन को देखना पड़ेगा। प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट, वेस्ट को कहीं पर भी नहीं फेंक देना पड़ेगा, उसको प्रॉपर डिस्चार्ज होना चाहिए उसका। ये ऑल ऑफ दी अबव, तो ऑल ऑफ दी अबव इज़ द राइट आंसर। इसी 5 तरीके यूज़ कर हम लैंड को कंजर्वेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।